नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनी एक गाइड है। इसमें भारत से जुड़े ढेरों तथ्य हैं। राजधानी, राष्ट्रीय फूल, नदियां, पहाड़, संविधान, मतलब पहली नजर में ये सब थोड़ी रटने वाली जानकारी लगती है। बिल्कुल स्कूल की किताबों की तरह। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, ये तो हम सब ने पढ़ा है। हाँ, और आज हमारा मिशन यही है, इस ऊपर से सूखी लगने वाली जानकारी के नीचे जो कहानी छुपी है उसे खोद कर निकालना। अच्छा। ये समझना कि ये तथ्य जिन्हें लाखों छात्र याद करते हैं, असल में भारत की पहचान के बारे में क्या बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, देखते हैं कि इन तथ्यों में से क्या दिलचस्प निकलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीकों की। स्रोत में पूरी लिस्ट है जी। राजधानी नई दिल्ली, पशु बाघ, पक्षी मोर, फूल कमल, पेड़ बरगद और नदी गंगा। ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, ये तो बेसिक है। पर मेरा सवाल यह है कि क्या ये प्रतीक सिर्फ परंपरा निभाने के लिए हैं, या आज भी इनका कोई गहरा मतलब है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये प्रतीक चुने ही इसलिए गए थे क्योंकि ये किसी न किसी गहरे विचार को दर्शाते हैं। जैसे बाघ, वो सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो भारत की वाइल्ड लाइफ की शक्ति और शान का प्रतीक है। सही। या फिर कमल को ही ले लीजिए, कीचड़ में खिलकर भी पवित्र और सुंदर बना रहता है। ये भारतीय दर्शन का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। क्या आप मुश्किल हालात में रहकर भी? हाँ, कि आप अपनी अच्छाई बनाए रख सकते हैं। और गंगा, वो तो सिर्फ एक नदी नहीं, एक पूरी सभ्यता की जीवन रेखा है। बिल्कुल, ये प्रतीक एक तरह से देश की आत्मा के शॉर्टकट हैं। ठीक। इन्हें देखकर या इनके बारे में पढ़कर आपको भारत की प्रकृति और संस्कृति की एक झलक मिल जाती है। स्रोत में जन गण मन और वंदे मातरम का भी जिक्र है। दोनों में भारत की एक अलग तस्वीर दिखती है। हाँ, ये दिलचस्प है। जनगण मन में पूरे देश के भूगोल का जिक्र है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। बिल्कुल, एक भौगोलिक एकता। और वंदे मातरम में एक भावनात्मक जुड़ाव है, भारत को माँ के रूप में देखा गया है। और यहीं पर बात गहरी हो जाती है। एक राष्ट्रगान देश की ज्योग्राफिकल यूनिटी की बात करता है, तो दूसरा गीत उसकी इमोशनल यूनिटी की। दोनों मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। हाँ, और फिर आता है हमारा राष्ट्रीय वाक्य, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। ये सिर्फ एक सुंदर वाक्य नहीं है, ये हमारे संविधान और हमारी न्याय व्यवस्था का मूल आधार है। ये एक वादा है जो राष्ट्र अपने नागरिकों से करता है। मतलब ये प्रतीक और वाक्य मिलकर एक पहचान गढ़ते हैं। बिल्कुल, एक ऐसी पहचान जो प्रकृति, भावना और आदर्शों पर टिकी है। हाँ, सही। ठीक कहा। ये वो साझा धागे हैं जो करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ते हैं। इन्हीं साझा धागों में से एक है हमारा इतिहास, जो स्मारकों के रूप में पूरे देश में फैला हुआ है। हाँ, स्रोत में कुछ नाम दिए गए हैं। आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और कुतुब मीनार, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, जयपुर का हवा महल। हाँ, ये लिस्ट तो बहुत लंबी हो सकती है। बिल्कुल, और हर स्मारक एक अलग युग की कहानी सुनाता है। ये सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये हमारे इतिहास के टाइम कैप्सूल हैं। टाइम कैप्सूल? ये अच्छा कहा। आप दिल्ली में खड़े होकर कुतुब मीनार देखते हैं तो आप सल्तनत काल में पहुंच जाते हैं। कुछ किलोमीटर दूर लाल किला आपको मुगलों के दौर की भव्यता दिखाता है। और पास में ही इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन, वो आपको ब्रिटिश राज और आजाद भारत की कहानी सुनाते हैं। एक ही शहर में इतिहास की इतनी सारी परतें। सच में। बिल्कुल, और यही भारत की खासियत है। यहाँ इतिहास को मिटाया नहीं गया, बल्कि परत दर परत जोड़ा गया है। ताजमहल मुगल वास्तुकला की निशानी है, तो गेटवे ऑफ इंडिया ब्रिटिश साम्राज्य के आने का प्रतीक। ये स्मारक हमें याद दिलाते हैं कि हमारी आज की पहचान कई अलग अलग संस्कृतियों, साम्राज्यों और विचारों के मेल से बनी है। एक मिला-जुला गुलदस्ता। बिल्कुल सही। और जिस तरह इतिहास ने देश को आकार दिया है, उसी तरह भूगोल ने भी दिया है। स्रोत में नदियों और पहाड़ों का जिक्र है। जी। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां। और इन्हें याद करने के लिए एक ट्रिक भी दी है। गंगोत्री की गंगा सबसे लंबी। हाँ। स्रोत में दो बड़े नाम हैं, हिमालय सबसे ऊंचा और अरावली सबसे पुराना। ये दो तथ्य सुनने में बहुत सीधे लगते हैं, पर मुझे लगता है इनके पीछे भी कोई कहानी होगी। बहुत गहरी कहानी है। एक तरफ हिमालय है, जो भूवैज्ञानिक रूप से बहुत युवा है, अशांत है और अभी भी ऊंचा उठ रहा है। अच्छा। ये हमें उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं से बचाता है और मानसून को रोककर बारिश करवाता है। ये शक्ति और गतिशीलता का प्रतीक है। और दूसरी तरफ
अरावली? दूसरी तरफ अरावली है, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये अब घिस चुकी है, शांत है, स्थिर है। वाह! ये हमें पृथ्वी के करोड़ों साल पुराने इतिहास की झलक देती है। तो एक ही देश के भूगोल में आपको युवावस्था का जोश और प्राचीन काल की स्थिरता दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। स्रोत में राज्यों और उनकी राजधानियों के नाम हैं राजस्थान, जयपुर, महाराष्ट्र, मुंबई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये भारत के संघीय ढांचे की इकाइयां हैं। बिल्कुल। मतलब देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर चलाना, ताकि हर इलाके पर ठीक से ध्यान दिया जा सके। हाँ, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। जी, भारत इतना विविध है कि उसे एक जगह से नहीं चलाया जा सकता। हर राज्य की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी जरूरतें हैं। इसलिए हर राज्य की अपनी सरकार है, अपनी राजधानी है। ये ढांचा इस विविधता को सम्मान देने और उसे सहेजने का एक तरीका है। और ये विविधता सिर्फ प्रशासनिक नहीं, सांस्कृतिक भी है। हाँ। स्रोत में शास्त्रीय नृत्यों का जिक्र है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल का कथकली, उत्तर भारत का कथक। ये नाम तो सुने हैं, पर क्या ये सिर्फ मनोरंजन के अलग अलग तरीके हैं? नहीं, ये मनोरंजन से कहीं ज्यादा है। ये नृत्य शैलियां अपने अपने क्षेत्र के इतिहास, कहानियों और परंपराओं की, आप कह सकती हैं, जीती जागती लाइब्रेरी है। अच्छा। जब आप कथकली का प्रदर्शन देखते हैं तो आप सिर्फ डांस नहीं देख रहे होते। आप केरल की पौराणिक कथाओं को अपनी आंखों के सामने जिंदा होते हुए देखते हैं। उसका मेकअप, उसके हाव भाव, सब कुछ एक कहानी कहता है। मतलब ये नृत्य उस इलाके की पहचान को बचाए रखते हैं। बिल्कुल। भरतनाट्यम में आपको मंदिरों की मूर्तिकला की झलक मिलेगी, तो ओडिसी में ओडिशा के इतिहास की। ये कलाएं भारत की विविधता में एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। तो हमने प्रतीकों से शुरू किया, इतिहास और भूगोल को समझा, और अब प्रशासन और संस्कृति की बात की है। इन सबको एक साथ बांधने वाली कोई चीज तो होगी है, और वो है हमारा संविधान। स्रोत बताता है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसे बनाने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। ये तारीख और ये नाम आधुनिक भारत की नींव हैं। स्रोत में ये भी लिखा है कि संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार देता है और हमसे 11 मौलिक कर्तव्यों की उम्मीद करता है। जी। मुझे हमेशा ये बात दिलचस्प लगती है कि अधिकार तो हमें संविधान के साथ ही मिल गए थे, लेकिन कर्तव्यों को बहुत बाद में 1976 में जोड़ा गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है। ये दिखाता है कि एक राष्ट्र के रूप में हमारी सोच कैसे विकसित हुई। अच्छा। आजादी के तुरंत बाद सबसे बड़ी जरूरत थी नागरिकों को राज्य की शक्ति से बचाना और उन्हें एक गरिमापूर्ण जीवन का हक देना। इसलिए मौलिक अधिकार पहले आए। लेकिन समय के साथ ये महसूस किया गया कि एक मजबूत देश बनाने के लिए सिर्फ अधिकारों की बात करना काफी नहीं है, नागरिकों की कुछ जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए। तो अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। एक नागरिक के तौर पर आपका देश के प्रति क्या कर्तव्य है, जैसे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, पर्यावरण को बचाना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। हाँ, ये सब बाद में जोड़ा गया। ये दिखाता है कि लोकतंत्र एक सतत प्रक्रिया है जो समय के साथ सीखती और विकसित होती है। और इसी नागरिक जीवन से जुड़ी कुछ तारीखें भी हैं जिन्हें हम हर साल मनाते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, शिक्षक दिवस, योग दिवस। हाँ, क्या ये सिर्फ छुट्टियां हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये राष्ट्रीय स्मृति को जिंदा रखने के दिन है। ये सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं है। 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि आज़ादी कितनी कुर्बानियों के बाद मिली। 26 जनवरी हमें उन सिद्धांतों की याद दिलाता है जिन पर हमारा देश खड़ा है। शिक्षक दिवस, योग दिवस, वो हमें ज्ञान के महत्व की और दुनिया को भारत की देन की याद दिलाते हैं। ये दिन हमें एक व्यक्ति से एक समुदाय, एक राष्ट्र होने का एहसास कराते हैं। इन सब मूल्यों और व्यवस्थाओं को चलाने के लिए मजबूत संस्थाओं की भी जरूरत होती है। स्रोत में आरबीआई, आईएसआरओ और डीआरडीओ जैसी भारतीय संस्थाओं का जिक्र है। और ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। अच्छा। आजादी के बाद हमारे नेताओं का सपना था कि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। आरबीआई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आईएसआरओ ने हमें अंतरिक्ष में दुनिया के शीर्ष देशों के बराबर खड़ा कर दिया है। और डीआरडीओ हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। बिल्कुल। ये संस्थाएं सिर्फ सरकारी दफ्तर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और उनकी काबिलियत का प्रतीक है। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत में सिर्फ भारतीय ही नहीं
WHO और UN जैसी वैश्विक संस्थाओं का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब है कि भारत खुद को दुनिया से अलग थलग नहीं देखता। हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन हम वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के सिद्धांत में भी विश्वास रखते हैं। सही। जब कोरोना जैसी महामारी आती है तो हम WHO के साथ मिलकर काम करते हैं। जब दुनिया में शांति की बात होती है तो हम UN के मंच पर अपनी आवाज उठाते हैं। तो ये दिखाता है कि भारत की सोच में राष्ट्रीय जिम्मेदारी और वैश्विक भागीदारी दोनों के लिए जगह है। बिल्कुल सही। तो आज हमने राष्ट्रीय प्रतीकों से लेकर वैश्विक संस्थाओं तक का सफर तय किया। ये सारी जानकारी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गाइड में दी गई है, उसे हमने एक अलग नजरिए से देखा। तो इस सब का निचोड़ क्या है? हम इसे कैसे समझे? निचोड़ ये है कि ये जानकारी, जिसे हम स्टैटिक जीके या रटने वाले तथ्य कहते हैं, असल में स्टैटिक है ही नहीं। अच्छा। ये एक राष्ट्र की साझा शब्दावली है। ये वो बुनियादी बातें हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं और हमें अपने देश की सांस्कृतिक और नागरिक बहसों में हिस्सा लेने लायक बनाती हैं। मतलब ये सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये उन लाखों नौजवानों की मेहनत को भी सलाम है जो देश की सेवा में आने के लिए इस ज्ञान को आत्मसात करते हैं। उनके लिए ये सिर्फ तथ्य नहीं है, ये उस देश को जानने की प्रक्रिया है जिसकी वो सेवा करना चाहते हैं। ये ज्ञान उनके भविष्य के काम की नींव बनता है। सही बात है। जब आप इन प्रतीकों, इस इतिहास, इस भूगोल के मतलब को समझते हैं, तब आप एक बेहतर नागरिक और एक बेहतर प्रशासक बन पाते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत और उम्मीद से भरी सोच है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है। जरूर। स्रोत में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। एक विचार करने वाली बात यह है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इनमें से कितनों को याद रखते हैं या उनका पालन करते हैं। जैसे संविधान का सम्मान करना, भाईचारा बढ़ाना या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना। कभी सोचिएगा, अगर हम सब इन कर्तव्यों को उतनी ही गंभीरता से लेने लगें जितनी गंभीरता से अपने अधिकारों की मांग करते हैं, तो हमारे समाज में, हमारे देश में क्या बदलाव आ सकता है।